कल के क्लास में, पिछले क्लास में चर्चा हुई थी कि कल हम लोग वॉइस के संबंध में, वॉइस चैप्टर के विषय पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसको मैं बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है, नया चैप्टर है, वॉइस। वॉइस अगर इसके हिंदी की बात अगर हम करें तो इसका हिंदी ऐसा है कि जो सब बहुत कम प्रयोग में लाया जाता है, हिंदी ही इसका कम अर्थ उसका समझ में आता है, और इसका हिंदी होता है वाच्य। शायद ही हम लोग इसका कभी प्रयोग करते हैं, वाच्य क्या होता है। खैर, बाय द वे, वॉइस काफी है समझने के लिए, बिल्कुल आम शब्द है, हम लोग देखते हैं इसे। अगर वॉइस की हम बात करें, कोई मेरा पहले ही ये इंडिकेशन है आप लोग के लिए, प्रस्ताव है कि पहले जो भी आप वॉइस पढ़े हैं उसे अपने दिमाग से थोड़ा सा डिलीट कर लें। इसको अगर बेहतर समझना है तो वॉइस जो आप पढ़े हैं बच्चे क्लास में, उससे थोड़ा सा अलग सोचने का प्रयास करेंगे। हम जिस वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसी तरीके से आप सोचें, ठीक है। तो वॉइस होता क्या है इसके संबंध में अभी से कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस आप पढ़ने जा रहे हैं, ये बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है। पैसिव वॉइस हम पहले नहीं जानने जा रहे हैं, हम वॉइस क्या हो रहा है इस पर हम फोकस करने जा रहे हैं, है ना। सब सेंटेंस कैसे होते हैं, पैसिव वॉइस तो बाद में आएगा, एक पार्ट है, उसको तो बाद में हम लोग देखेंगे। वॉइस क्या होता है इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आप यहां ध्यान दें, वॉइस होता है क्रिया का वह रूप जो किसी कर्ता द्वारा संपादित होता है, या फिर किसी क्रिया को किसी कर्ता पर ही कोई क्रिया संपादित होती है। दो बातें होती हैं, ख्याल रखना। इसको समझने के लिए, बेहतर समझने के लिए, दो शब्द आपको पहले समझना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, होता है ना, कर्ता। और एक होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है क्या, सब्जेक्ट यदि कर्ता, डेट मीन्स डूअर, डूअर ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है ना। कर्ता का मतलब क्या होता है कि जो कोई किसी काम को करता है वो कर्ता कहलाता है। डू मतलब करना, डूअर ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन को करने वाले को कर्ता कहा जाता है। और ऑब्जेक्ट जो होता है रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन। ऑफ एन एक्शन, किसी कर्ता ने कोई काम किया तो उसको रिसीव करने वाला होता है। जब हमने घोड़ा चलाया किसी ने, तो घोड़े की पीठ होनी चाहिए। अगर पीठ है उसका तो उसके पीठ ने रिसीव किया, ये घोड़ा चलने के एक्शन को उसने रिसीव किया, है ना। तो किसी कार्य को रिसीव करने वाला, कोई कार्य किसी पर चूता है या किसी को प्रभावित करता है, सब्जेक्ट कोई कार्य करेगा तो कोई प्रभावित होगा, तो उससे प्रभावित होने वाला को ऑब्जेक्ट कहा जाता है, और किसी कार्य को करने वाला डूअर ऑफ एक्शन को सब्जेक्ट कहा जाता है। तो दो ही तरीके के वाक्य बनते हैं, है ना। एक ऐसा वाक्य होता है, यहीं से हम लोग भाई समझ रहे हैं, वाक्य के अंतर्गत ऐसा वर्ब जो किसी कर्ता के कार्य के संपादन को दर्शाता है, कार्य कोई संपादित हो रहा है उसको दर्शाता है, या फिर ऐसा वर्ब जो कि सब्जेक्ट पर ही, कर्ता पर ही वो कोई कार्य संपादित हो रहा है, इसको दर्शाता है। दोनों में अंतर समझ आ रही है। एक तो कर्ता किसी कार्य को संपादित करता है, और दूसरा कोई कार्य कर्ता पर ही संपादित होता है। तो दो चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। एक तो जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है ये
सब्जेक्ट ये कर्ता के रूप में आया, किसी कार्य को कर रहा है, और फिर ऐसा आएगा जब यही वही सब्जेक्ट किसी कार्य को भुगतने वाला हो जाएगा, है ना। जैसे दो एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूं। राम इज चीटिंग, चीटिंग। यहां पर चीट करने वाला कौन है? राम धोखा दे रहा है ना। कौन धोखा दे रहा है? राम। तो राम इस धोखा देने के एक्शन को करने वाला है, यानी कि राम यहां पे सब्जेक्ट है जो कि करता है, राम धोखा देता है, धोखा दे रहा है। और अगर हम यहां पर और एक सेंटेंस लिखें और ये लिख दें, राम इज बीइंग चीटेड, इसका मतलब क्या हुआ, है ना। देखिए यहां पर भी राम सब्जेक्ट है, यहां पर भी राम सब्जेक्ट ही है ना। लेकिन यहां पर जो राम है वो सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन है, चीटिंग के एक्शन को करने वाला है। ये राम चीटिंग धोखा दे रहा है, धोखा देने का काम राम कर रहा है। और यहां पर यही राम सब्जेक्ट ही है, लेकिन ये राम धोखा नहीं दे रहा है, इस राम को धोखा दिया जा रहा है। तो यहां पर जो सब ये राम हुआ, ये रिसीवर ऑफ द एक्शन हुआ। इस एक्शन का, धोखे के एक्शन को ये इसी पर चू रहा है, वो एक्शन ये प्रभावित होने वालों में से है ना। और यहां पर जो राम है ये धोखा देने वाला है। तो दोनों, अब देखें सेंटेंस के अंतर को, थोड़ा सा खूबसूरती को अगर समझें तो दो, यही बात मैं वॉइस के अंतर्गत कहना चाह रहा हूं कि वॉइस ऐसा वर्ब का वह रूप है जो कर्ता को, सब्जेक्ट को ये दर्शाता है कि कोई एक्शन सब्जेक्ट द्वारा संपादित किया जा रहा है अथवा सब्जेक्ट पर ही संपादित हो रहा है, सब्जेक्ट को ही प्रभावित कर रहा है अथवा सब्जेक्ट के द्वारा वो एक्शन किया जा रहा है। तो इस तरीके से हमको दो सेंटेंस मिला। एक ऐसा, इसमें ये वर्ब ये दर्शा रहा है, वर्ब का ये रूप इज चीटिंग दर्शा रहा है कि सब्जेक्ट इस काम को कर रहा है, राम इस काम को संपादित कर रहा है। और इज बीइंग चीटेड ये दर्शा रहा है, वर्ब के रूप से ही ये पता चलता है, वर्ब का ये रूप ये दर्शा रहा है कि यहां सब्जेक्ट पर ही कोई काम संपादित हो रहा है। तो यही वॉइस होता है। ये दोनों के सेंटेंस को, अब ये समस्या आती है कि हम कब इस सेंटेंस को लिखें और कब इस सेंटेंस को लिखें, कब इनकी जरूरत कब पड़ेगी। तो समझने की यहां पर बातें ये है कि जब किसी क्रिया को, जब किसी वर्ब को, एक्शन को सब्जेक्ट महत्वपूर्ण हो, सब्जेक्ट को दर्शाना जरूरी हो कि उसको, उस एक्शन को करने वाला महत्वपूर्ण हो, महत्वपूर्ण हो जाए कि हां फलाने ने इस एक्शन को किया, यह दर्शाना जरूरी हो, तब ऐसे सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस इस पैटर्न के अंतर्गत लिखते हैं। और जब यह महत्वपूर्ण हो, कार्य महत्वपूर्ण हो जाए, रिसीवर महत्वपूर्ण हो जाए, कौन किया है यह महत्वपूर्ण नहीं रहे, तब उस एक्शन को हम इस पैटर्न के अंतर्गत लिखते हैं। तो जैसा कि चर्चा हो रही थी कि वॉइस इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग ए स्टेटमेंट। वॉइस एक कला है, स्टेटमेंट बनाने की एक कला है। और किसी स्टेटमेंट को दो तरीके से लिखा जा सकता है ना। किसी स्टेटमेंट को दो तरीके से लिखा जा सकता है। पहला, एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में, और दूसरा पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, है ना। दो तरीके से किसी स्टेटमेंट को
लिखा जा सकता है। एक्टिव वॉइस वह होगा, जैसा कि ऊपर हम लोग एग्जाम्पल में देखे हैं, जब सब्जेक्ट किसी कार्य का डूअर के रूप में रहेगा, किसी कार्य को करने वाले के रूप में प्रस्तुत करना होगा, तब वैसे सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस के अंतर्गत लिखते हैं। एक्टिव का मतलब ही होता है चुस्त, चुस्त, यानी कि जहां पर सब्जेक्ट चुस्त हो। कौन भाई चुस्त? तो जहां पर सब्जेक्ट जहां पर चुस्त हो, यानी एक्टिव हो, सक्रिय हो, है ना, उसे हम एक्टिव वॉइस के अंतर्गत लिखेंगे। और जहां पर सब्जेक्ट, पैसिव का मतलब होता है सुस्त, यानी कौन सुस्त? सब्जेक्ट ही जहां पर सब्जेक्ट सुस्त हो, एकदम गुलामी की अवस्था में हो, निष्क्रिय हो, वहां पे इसको हम पैसिव वॉइस के अंतर्गत सेंटेंस को लिखा जाता है। जहां पर आवश्यकता नहीं हो, उस क्रिया, किसी एक्शन को करने वाले को दर्शाने की आवश्यकता नहीं हो, वहां पे उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं। और जहां पे जरूरी हो कि उस एक्शन को कौन कर रहा है, इसको दर्शाना जरूरी हो, तब उसको हम एक्टिव वॉइस में लिखते हैं। ठीक है, तो दोनों का एग्जाम्पल एक और हम लोग देख लें। सीता चीट्स एवरी टाइम, प्रत्येक बार, हमेशा सीता धोखा देती है। इधर देखिए, थोड़ा सा समझिए, है ना। हाँ, प्रत्येक बार, हमेशा धोखा देती है। और यहां पर सीता इज चीटेड एवरी टाइम। अभी तुम्हारे से उधर से आवाज आई, राम श्याम। अरे मैंने पहले ही कहा कि उसको, जो पहले आप पढ़े हैं उसको थोड़ा सा शांत रखिए, बाई राम वगैरह दिमाग से निकालिए। हम जहां पर बात करना चाह रहे हैं वहां पे पहुंचिए। हम ये बात नहीं कर रहे हैं, हम इसका नहीं बनाए हैं। हम ये जो एक्टिव में सेंटेंस सीता चीट्स एवरी टाइम, इसका हम पैसिव वो नहीं बनाए हैं। हम ये दर्शाना चाहते हैं कि वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का प्रयोग कब होगा। तो इसके प्रयोग को अगर समझें तो जब सब्जेक्ट एक्टिव हो, ऐसे सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस में रखें जहां पर सब्जेक्ट को एक्टिव दर्शाना जरूरी हो। जब ये हमें दर्शाना जरूरी है कि फलाने ने इस काम को किया, फलाना ये काम कर रहा है, फलाना ये काम करता है, करेगा, जब सब्जेक्ट को दर्शाना जरूरी हो, इंपॉर्टेंट हो, उस अवस्था में हम सेंटेंस को लिखते हैं एक्टिव वॉइस में, जहां पर सब्जेक्ट को एक्टिव दर्शाना हो। और जहां पर सब्जेक्ट को सुस्त दर्शाना हो, है ना, वहां पे वैसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं। तो देखो यहां पर हमने लिखा सीता चीट्स एवरी टाइम, सीता हमेशा प्रत्येक बार धोखा देती है। और यहां पे अलग सेंटेंस, हमने इसका वॉइस चेंज नहीं किया है, अलग सेंटेंस सुनाया। वहां पर हमने बनाया सीता इज चीटेड एवरी टाइम। यहां पर अर्थ है कि धोखा देने वाली सीता है ना। यहां पर जो है उसका अर्थ है कि सीता को प्रत्येक बार धोखा दिया जाता है। तो ये जो चीट एक्शन है ना, ये इज चीटेड, ये दर्शाता है कि धोखा खाने वाली, यानी कि इस एक्शन को रिसीवर है ये सीता। तो जहां पर सब्जेक्ट रिसीवर बन जाए, एक्शन को भुगतने वाला बन जाए, तब वैसे सेंटेंस को पैसिव स्ट्रक्चर में लिखना चाहिए। और ऐसा सेंटेंस जहां पर सब्जेक्ट कर्ता के रूप में हो, डूअर हो, उस एक्शन को करने वाला हो, वैसे सेंटेंस को
एक्टिव वॉइस में लिखना चाहिए। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का डिफिनीशन हुआ, एक्टिव वॉइस दैट मीन्स डूअर, एक्टिव वॉइस दैट मीन्स, नहीं, डूअर ऑफ एक्शन तो सब्जेक्ट हुआ, वेयर सब्जेक्ट इज डोमिनेंस जब करता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जब हावी रहे किसी एक्शन पर, है ना, तो उसको एक्टिव वॉइस में कहा जाता है। और जहां पे सब्जेक्ट डोमिनेंट नहीं करता है सेंटेंस में, उसको पैसिव वॉइस में हम लोग रखते हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर एक्शन रिसीव करने वाली सीता है, एक्शन कर नहीं रही है, तो वैसे सेंटेंस को हम अभी बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाए और कहां पर एक्टिव वॉइस का प्रयोग किया जाए। क्योंकि ये वॉइस जो चैप्टर है वो स्टेटमेंट बनाने की कला है, फिर से हम ऊपर से आ रहे हैं, और स्टेटमेंट दो ही तरीके से बन सकते हैं। एक हम सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में लिख सकते हैं और एक पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं। हमारे पास ये छूट है कि दो तरीके से हम सेंटेंस को लिख सकते हैं। तो एक्टिव वॉइस उसको हम कहेंगे जहां पर सब्जेक्ट डोमिनेंट होता है, किसी एक्शन को करने वाला होता है, डूअर होता है, उसको हम एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को लिखेंगे। और एक्टिव वॉइस अभी आगे हम बताएंगे कि दोनों का स्ट्रक्चर कैसे होता है। और फिर उस स्थान पर जहां पर डूअर को हमको दिखाने की जरूरत नहीं हो, एक्शन किसने कौन करता है उसको दर्शाने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक्शन से प्रभावित होने वाला कौन प्रभावित हो रहा है, ये जब इंपॉर्टेंट हो जाए, एक्शन और एक्शन से प्रभावित होने वाला जब इंपॉर्टेंट हो जाए, तब वैसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में लिखना चाहिए। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये बाई ओई वाला कुछ चर्चे नहीं कर रहे हैं कि बाई आएगा। वो तो बात तब आएगी ना बुआ, बाई या और भी कोई प्रीपोजिशन, वो तो तब बात आएगी जब हम चेंज करेंगे, एक्टिव इनटू पैसिव करेंगे। अभी तो हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे, है ना। तो यहां पर इतना क्लियर हो गया कि दो तरीके के सेंटेंस होते हैं, एक एक्टिव वॉइस में, एक पैसिव वॉइस में। जहां पर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाए, कर्ता को दर्शाना इंपॉर्टेंट हो जाए, उसको हम एक्टिव वॉइस में दर्शाएं, और जहां पे रिसीवर एक्शन और रिसीवर इंपॉर्टेंट हो जाए, वैसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में दर्शाते हैं। ठीक है, तो एक एक एग्जाम्पल यहां पर आपने देख लिया कि सीता चीट्स एवरी टाइम, सीता प्रत्येक बार धोखा देती है, धोखा देने वाली सीता है। यहां पर सीता इज चीटेड एवरी टाइम, प्रत्येक बार सीता को धोखा दिया जाता है ना। और एक एक एग्जांपल देख लिया जाए, राम इज बीटिंग, है ना। और एक यहां पे सेंटेंस में लिख रहा हूं, राम इज बीइंग बीटन। दोनों के अर्थ को समझें, बहुत लड़का तो अर्थ ही नहीं समझ पाता है, अर्थ ही निकाल नहीं पाते हैं हम लोग। राम पीट रहा है ना। राम, चलो कुछ भी हो सकता है, वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, कोई कुछ होगा ही, ऐसे तो होगा नहीं। किसी खाली अगर हवा में हम छड़ी चला दें या कुछ भी चला दें तो उसको पीटना तो नहीं कहा जा सकता। हम यूं यूं कर देंगे तो हम पीटना कहला जाएगा क्या? ऑब्जेक्ट निश्चित रूप से इसका है, किसी ना किसी को पीट रहा है, लड़का हो सकता है, घोड़ा हो सकता है, हाथी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पीटना, या फिर ऐसे ही दिवाली हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो पीट रहा है, तो इसका ऑब्जेक्ट बैग में है। तो हमने सेंटेंस लिखा राम इज बीटिंग, राम पीट रहा है। यहां पर एक इसको अलग सेंटेंस माने और फिर इसको अलग सेंटेंस माने। यहां पर मैं लिख रहा हूं राम इज बीइंग बीटन, दोनों के अर्थ को समझे। यहां पर पीटने वाला एक्शन जो है, मेन वर्ब जो है बीटिंग है, इज बीटिंग। इज बीटिंग ये दर्शाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पिछले क्लासों में हमने पढ़ा चुका हूं। तो इज बीटिंग ये दर्शाता है कि यहां पर इस एक्शन को करने वाला राम है ना। राम करता है, पीटने का काम राम कर रहा है। तो जब ऐसे सेंटेंस में जब ये दर्शाना जरूरी हो कि जो पीटने का काम जो कर रहा है वो राम है, राम जब जरूरी हो जाए दर्शाना,
कि किसने पीटा भाई, राम ने पीटा, जब दर्शाना जरूरी हो तब एक्टिव वॉइस में हम सेंटेंस को इस पैटर्न पर लिखें। यानी जो टेंस वाले पैटर्न आप लोग पढ़ चुके हैं, जो पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला, साधारण मैंने पैटर्न की बात की, तो इस पैटर्न पर आप इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को लिखें। लेकिन जब जरूरी नहीं हो कि एक्शन को कौन कर रहा है, यह जरूरी नहीं हो, बल्कि एक्शन और उसका रिसीवर जरूरी हो। कि पिटा रहा है तो कौन पिटा रहा है ना, कौन पीट रहा है यह जरूरी नहीं, कौन पिटा रहा है जब यह जरूरी हो जाए और पीटने का काम हो रहा है यह जरूरी हो जाए, तब उस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में लिखना चाहिए। अब समझ में आ रही है बात को, समझिए। जब जरूरी हो कि किसी काम को कौन कर रहा है यह दर्शाना जरूरी हो, तब उसको एक्टिव वॉइस में, जब काम और कौन उससे प्रभावित हो रहा है यह जब जरूरी हो तो उसे पैसिव वॉइस में लिखना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ, राम इज बीइंग बीटन, राम को पीटा जा रहा है, तो यहां पिटाने वाला राम हो गया ना, यहां राम पीटने वाला था और यहां राम पिटाने वाला हो गया। तो ये इस एक्शन, पिटाने का जो एक्शन है उसको रिसीव करने वाला हो गया ना, प्रभावित होने वाला हो गया। अब चाहे जिस कारण से पिटा गया, दूसरे के मोहल्ला में चल गया था कि आंगन में चल गया था, जिस कारण से पिटा गया, लेकिन ये पिटाने वाला है यहां पे। इसके मोहल्ला में घुस गया था तो इसने पीट दिया, है ना जी। तो यहां पर एक्शन के रिसीवर के रूप में प्रयोग होता है वही सब्जेक्ट, है ना। जब सब्जेक्ट ही के रूप में आया है राम यहां पे, जब सब्जेक्ट किसी एक्शन को रिसीवर के रूप में आ जाए तो उसको हम पैसिव वॉइस में लिखें, और जब वही कर्ता के रूप में रहे, डूअर ऑफ एन एक्शन के रूप में रहे, तब वैसे सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस में लिखें। ठीक है। तो अब आएगी हमारे सामने समस्या कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कैसा होता है, थोड़ा सा मैं चर्चा कर दूं। तो अभी तक जो साधारण सेंटेंस आप लोग पढ़ते आए हैं, टेंस पैटर्न पर पढ़ते आए हैं, या फिर साधारण सेंटेंस को मैं शुरू से बताते आया हूं, फर्स्ट क्लास से ही मैं बताते आया हूं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसी में और सब चीजें जुड़ते जाती है और आपका बड़ा से बड़ा सेंटेंस बनते जाता है। ये किसी साधारण सेंटेंस का वाक्य होता है, और जब जैसा कि दिख रहा है शुरू में ही सब्जेक्ट है, यानी उसके बाद वर्ब है, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है ये कर्ता के रूप में है, इस एक्शन को करेगा, और उससे प्रभावित होने वाला ऑब्जेक्ट है, यानी कर्ता किसी काम को करेगा और उससे प्रभावित। ये एक नॉर्मल कंडीशन है, ये एक अति साधारण कंडीशन है सेंटेंस बनने का, और इसी स्ट्रक्चर को एक्टिव वॉइस में इस स्ट्रक्चर को माना जाता है। जब किसी एक्शन को करने वाला शुरू में रहे, करने वाला इंपॉर्टेंट रहे, इंपॉर्टेंट रहेगा तो वो शुरू में आएगा ना, जो इंपॉर्टेंट रहता है वो एकदम फ्रंट पे लीड करता है। तो जब सब्जेक्ट फ्रंट पे लीड करे, है ना, एकदम शुरू में रहे और वो कर्ता क्रिया को करने वाला हो, तब उस स्ट्रक्चर को एक्टिव वॉइस में समझा जाता है। और पैसिव वॉइस को हम लोग फिर देखें कि जब वही सब्जेक्ट जब रिसीवर के रूप में आ जाए, एक्शन को बर्दाश्त करने वाला, एक्शन को सहने वाला, उसी पर एक्शन हो रहा है, तब उसको पैसिव वॉइस में समझा। क्लियर हो गया कि कहां पर हम एक्टिव सेंटेंस को लिखेंगे और कहां पे। देखो एक साधारण सा हम लोग अगर अपने आम भाषा में अगर सेंटेंस को ले लें, तो तुम्हें समझाने के लिए मैं प्रयोग कर रहा हूं। यदि ये जरूरी हो कि मैं पढ़ा रहा हूं, है ना, तुम्हें अगर इस सेंटेंस को कहना है कि मिश्रा सर पढ़ा रहे हैं, तो जहां पर मिश्रा सर इंपॉर्टेंट हो, हैं अगर इंपॉर्टेंट, बताना ये किसी को जरूरी है कि मिश्रा सर पढ़ा रहे हैं, तब तो तुम मेरा नाम लो, मुझे सब्जेक्ट बनाओ, मिश्रा सर इज टीचिंग तुम कहोगे, है ना, क्योंकि मिश्रा सर इंपॉर्टेंट तुम्हारे नजर में हैं, मिश्रा सर को इंपॉर्टेंट बनाना है सेंटेंस में कि पढ़ाने वाले मिश्रा सर हैं, तब तो तुम मुझे सब्जेक्ट बनाओ।
मिश्रा को सब्जेक्ट बनाओ, लेकिन तुम्हें सिर्फ ये कहना है कि पढ़ाया जा रहा है। क्या हो रहा है? मुझे पढ़ाया जा रहा है, या फिर मिश्रा सर को पढ़ाया जा रहा है। तब यहां पे मिश्रा सर इंपॉर्टेंट नहीं है, मिश्रा सर उस पढ़ाने का जो एक्शन है उसका रिसीवर बन जाएंगे। पढ़ाने का जो एक्शन है उसका इसको भुगतने वाले हो जाएंगे, पढ़ने वाले हो जाएंगे। तब आप कैसे बोलेंगे? मिश्रा सर इज बीइंग टॉट, है ना। तो यहां पर अब मिश्रा सर पढ़ने वाले बन गए, इन्हीं को पढ़ाया जा रहा है, अब ये पढ़ाने वाले नहीं रहे। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि सब्जेक्ट में किसकी महत्ता दी जा रही है, किसको प्रधान बनाया जा रहा है। अगर सब्जेक्ट को प्रधान बनाना है, यदि सब्जेक्ट का स्थान इंपॉर्टेंट है दर्शाना सेंटेंस में, तब तो उसको एक्टिव वॉइस में आप रखें। और जब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट ना हो, एक्शन और उसका रिसीवर कौन प्रभावित हो रहा है उस एक्शन से, यह दर्शाना जरूरी हो, तब उसको पैसिव वॉइस में रखें। एक सेंटेंस में और थोड़ा सा इसको मैं बतलाना चाहता हूं। जैसे कि आपके सामने थोड़ा सा रोड खराब है ना, मान लो काम लगी है बनने में, अगर उसको बनाया जा रहा है, अगर आपके नजर में यह जरूरी हो कि रोड कौन बना रहा है, तब तो आप उसको बनाने वाले का नाम लेंगे, ठेकेदार का नाम ले सकते हैं, बिहार सरकार बना रही है तो बिहार सरकार का नाम ले सकते हैं, या फिर जिस एजेंसी जो एजेंसी बना रही है उस एजेंसी का आप नाम लेंगे, फलाना बिल्डर, फलाना एजेंसी, है ना, इज मेकिंग दिस रोड, है ना। लेकिन आपके नजर में कौन बना रहा है, या फिर वो एजेंसी कॉमन हो, ध्यान देना, वो एजेंसी कॉमन हो या कौन बना रहा है उस चीज को, उस रोड को, ये जरूरी नहीं हो, बल्कि ये जरूरी हो कि वो रोड बन रहा है, इस बात की खुशी हो। कौन बना रहा है ये इंपॉर्टेंट ना हो दर्शाना सेंटेंस में, तब आप उसको काहे को एक्टिव में लिखेंगे, क्यों एक्टिव में लिखेंगे, उसको पैसिव में आप लिखेंगे। आप सीधे सीधे लिखेंगे द रोड इज बीइंग बिल्ट या मेड, है ना, रोड को बनाया जा रहा है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। कौन बना रहा है उसकी चर्चा की जरूरत ही नहीं है। अब कौन बना रहा है जब इंपॉर्टेंट हो जाए, तब आप शौक से एक्टिव वॉइस में उसको लिखिए कि फलाना एजेंसी इज मेकिंग दिस रोड, है ना। तो यही आवश्यकता है कि कहां पर आप एक्टिव वॉइस और कहां पर आप पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करें। इसीलिए प्रयोग हुआ है, इसीलिए जन्म हुआ है वॉइस का, कि दो तरीके से आप किसी स्टेटमेंट को लिख सकें, एक एक्टिव वॉइस में और एक पैसिव वॉइस में। ऐसे सेंटेंस को आप एक्टिव वॉइस में क्यों लिखें जहां पर सब्जेक्ट कोई जरूरी ही नहीं हो, है ना। क्यों इंक बर्बाद करेंगे, जहां पर जरूरी हो सब्जेक्ट को दर्शाना वहीं पर दर्शाएं, नहीं जरूरी है उसको हम सीधे पैसिव में लिखेंगे, है ना। तो ये होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस। अब हमें एग्जाम की दृष्टि से या जानकारी के दृष्टि से हमें जो एग्जाम में आता है वो ये होता है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे सेंटेंस को तब्दील करें, अथवा पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कैसे सेंटेंस को तब्दील करें। दोनों तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने को आ जाता है, या फिर कभी कभी पैसिव से एक्टिव में तब्दील करने को आ जाता है। तो आप अगर एक नियम सीख लेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाना अगर सीख लेंगे, तो जिस नियम से आदमी सीढ़ी पर छत पे चढ़ता है उसी सीढ़ी से उतरता है ना, उसी से ना सीढ़ी से उतरेगा जी, कि दूसरा सीढ़ी लगेगा उतरने के लिए। तो जब आप एक बार चढ़ना सीख जाओगे, एक्टिव इंटू पैसिव जब आपको आ जाएगा, तो आप पैसिव इंटू एक्टिव भी उसी नियम के तहत जान जाओगे, ठीक है। लेकिन बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम बहुत सिंपल नियम मैं बताने जा रहा हूं, जैसे जिससे आप एक्टिव इंटू पैसिव बना पाएंगे। एकदम किताब वाली भाषा नहीं, किताबों में तो विविध तरीके के नियम बनाए हुए हैं,
प्रत्येक टेंस के अनुसार पैसिव चेंज करने के लिए सब में अलग अलग नियम बनाया हुआ है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं। मैं बिल्कुल एकदम समझो तो एक नियम बताऊंगा। तीन की भी मैं बात नहीं करता हूं। दो एकदम अति साधारण नियम हैं जो सब लोग बचपन से तुम पढ़े होगे। मैं एक नियम बताऊंगा जिससे हर प्रकार का सेंटेंस एक्टिव से पैसिव आप उसको ट्रांसफर कर पाएंगे, ट्रांसलेट कर पाएंगे, है ना। तो वो रूल्स टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव, है ना। वो कौन से रूल्स हैं जो एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें। थोड़ा सा अगर ध्यान दें कि वो कौन से नियम हैं, कैसे कैसे नियम हैं जो एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं सेंटेंस को। बउआ एकदम सतर्क हो जाइए। कोई बहुत सारा रूल्स में बताने नहीं जा रहा हूं। बहुत सारे रूल्स कि ये होगा तो ये करेंगे, इंडेफिनिट में होगा तो ये करेंगे, कंटिन्यूअस में होगा तो ये करेंगे, परफेक्ट में होगा तो ये करेंगे, ये मैं बताने नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ तुम्हें एक रूल देता हूं जिस पर करीब करीब सारे सेंटेंस आप एक्टिव से पैसिव में बना सकते हैं, और वो नियम है बी वर्ब प्लस V3 बराबर पैसिव वॉइस या पैसिव स्ट्रक्चर। बस एक नियम और तुम्हारा पैसिव वॉइस का समाधान खत्म, बिल्कुल खत्म। एक बार इधर ध्यान देना कि बी वर्ब प्लस V3 बराबर पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है, पैसिव वॉइस का जो मूल स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है बी वर्ब प्लस V3। बी वर्ब प्लस V3 का इस्तेमाल करना अगर तुम्हें आ गया तो आप पैसिव वॉइस पर आपकी महारत हासिल हो गई। किसी तरीके का सेंटेंस बाउंस नहीं करेगा, और आप एक बार एग्जाम में उसके वर्ब को देखेंगे। अगर एक्टिव इंटू पैसिव बनाया जा रहा है तो एक बार वर्ब को सिर्फ उसके देखेंगे और आप तुरंत टिक लगा देंगे, यही आंसर होगा, है ना। तो इस बात को एकदम गांठ बांध करके अंदर रख लो कि बी वर्ब का इस्तेमाल बी वर्ब प्लस V3 बराबर पैसिव वॉइस होता है। अब यहां पर सवाल आएगी, इधर देखना, लिखने वाला काम बाद में, कि इधर देखना कि बी वर्ब होता क्या है, इसको समझना जरूरी है। तब बी वर्ब को थोड़ा सा अगर हम समझें कि बी वर्ब बराबर, है ना, किसी भी वर्ब का 5 रूप होता है ना, तब बी वर्ब भी होना, रहना, ठहरना इत्यादि को दर्शाता है। तब बी वर्ब के भी 5 रूप होते हैं। V1 में एम, आर और खुद बी, है ना। V2 में वाज और वर। V3 में बिन का प्रयोग होता है, और V4 में बीइंग, और V5 में इज, है ना। और इसी पैटर्न, ये अगर आपके दिमाग में है, वर्ब के 5 रूप अगर आपके दिमाग में हैं, तो आप बी वर्ब प्लस V3 का प्रयोग आसानी से कर पाओगे, क्योंकि जिस बी प्लस V3 का मैं प्रयोग बताने वाला हूं वो इसी के अनुसार आपको ग्रहण करना पड़ेगा। यानी कि जो एक्टिव वॉइस में आपको मेन वर्ब का रूप दिया हुआ है, उसी मेन वर्ब के रूप के अकॉर्डिंग ही हमें बी वर्ब का रूप चूज करना होता है। यानी अगर मैं इतना चीज अगर आपके दिमाग में है बुआ, वो रूल
जिसके आधार पर मैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करने की चर्चा कर रहा हूं, उसके अंतर्गत अगर ये दो चीज आपके दिमाग में है तो मैं वो छोटे छोटे रूल्स को तुम्हें टेक्निक बताने जा रहा हूं जिससे आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील कर दोगे। तो इन चीजों को आप दिमाग में रखना कि बी पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, जैसे कि साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर का हम चर्चा किए थे ना, ध्यान दो इधर। साधारण वाक्य स्ट्रक्चर का चर्चा किए थे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इस स्ट्रक्चर पर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर चलता है, टेंस पैटर्न का स्ट्रक्चर चलता है। उसी तरीके से वॉइस का जो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है, बी वर्ब का प्रयोग प्लस V3। यानी कि बी वर्ब कौन है? V1 में एम आर और खुद बी, या तो ये हो सकता है या फिर इन दोनों में से हो सकता है बी वर्ब, या फिर ये हो सकता है या फिर ये और ये हो सकता है, और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगा देंगे तो यही पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा। इसके अलावा और कोई वर्ब का रूप पैसिव वॉइस में प्रयोग नहीं होता है। यही वर्ब रहेंगे, इसी में से कोई रहेगा और उसके बाद V3 का प्रयोग होगा। यही आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा। इज दैट ओके? तब आगे हम चलते हैं कि अब हमें एक सिलसिलेवार ढंग से किसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे तब्दील करेंगे, है ना। अब मैं एक सेंटेंस को लेकर के बताता हूं कि एक सेंटेंस के माध्यम से मैं बताता हूं, एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस मैं लिखता हूं और उसके माध्यम से मैं बताता हूं कि कैसे आप तब्दील करेंगे। एक सेंटेंस जैसे देखिए, सीता राइट्स ए लेटर, है ना। सीता एक पत्र लिखती है। अब ये सेंटेंस हमारे सामने है और इसको हमें पैसिव वॉइस में तब्दील करना है ना। एक सेंटेंस मिल गया मुझे। या फिर और एक सेंटेंस ले लेते हैं, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, है ना। दो सेंटेंस हम ले, तो आप सारे सेंटेंसों को बनाओगे बिल्कुल 2 मिनट के बाद, सारे सेंटेंस को तुम बनाओगे अपने से। मैंने यहां पर 2 सेंटेंस ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे कि इन्हीं सब सेंटेंसों के आधार पर कैसे हमको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पहले तो इन्हें पहचानना पड़ेगा कि ये सेंटेंस किस वॉइस में है। आपने टेंस पढ़ा हुआ है, आपने टेंस पढ़ा हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडिफिनिट का होता है। तो टेंस पैटर्न पर सारा एक्टिव वॉइस में है। यहां पर पत्र लिखने वाला कौन है? सीता पत्र लिखती है ना, लिखने वाली सीता है और एक्शन हो रहा है लिखने का, और क्या हो रहा है, इससे प्रभावित होने वाला ऑब्जेक्ट है पत्र, है ना। यहां पर खेलने वाला इज प्लेइंग, आपको पता है कि एक्सिलरी वर्ब प्लस V4 ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होता है। तो यहां पर इज प्लेइंग ये एक्शन दर्शा रहा है कि क्रिकेट खेलने वाला राम है। यानी कि इस एक्शन को करने वाला, खेलने का एक्शन राम कर रहा है। तो इन दोनों को आधार बना करके हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। ये तो क्लियर हो गया ना कि दोनों सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, तो इसको हमको पैसिव वॉइस में तब्दील करना है। ऊपर में जैसा कि है यहां पे बना हुआ है कि रूल्स टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं कि कैसे चेंज आखिर करेंगे कैसे। तो पहला काम हुआ, पहला रूल ये है, अति साधारण रूल है, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अति साधारण रूल है कि जो एक्टिव वॉइस का
ऑब्जेक्ट होता है उसको हम जब पैसिव, चूंकि ध्यान देना, चूंकि हमने पहले ही चर्चा किया है कि कर्ता जब महत्वपूर्ण रहे तो उसको एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को लिखिए। जब दर्शाना जरूरी हो कि पत्र सीता ने लिखा, तब सीता को हमें महत्वपूर्ण स्थान फ्रंट सीट पे बैठाना जरूरी है ना। जब महत्वपूर्ण हो कि खेलने वाला, क्रिकेट खेलने वाला, खेल कौन रहा है भाई, राम खेल रहा है, ये जरूरी है, तब हमने एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को लिखा, राम को महत्वपूर्ण बनाकर के सब्जेक्ट बनाया। लेकिन पैसिव वॉइस कहां प्रयोग होता है? फिर मैं एक बार दोबारा इस बात पर चर्चा कर रहा हूं, पैसिव वॉइस सेंटेंस वहां पे प्रयोग होता है जहां पर यह कार्य महत्वपूर्ण हो जाए और रिसीवर उसका महत्वपूर्ण रहे, यानी कि ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण रहे। क्या हो, एक्शन क्या हो रहा है और एक्शन को भुगत कौन रहा है, यह महत्वपूर्ण हो, कार्य करने वाला महत्वपूर्ण नहीं हो। यानी कि यहां पर कौन पत्र लिख रहा है, सीता महत्वपूर्ण नहीं हो, यहां पे राम खेलने वाला महत्वपूर्ण नहीं हो, बल्कि ये यहां पे लिखना महत्वपूर्ण हो और क्या लिखा रहा है ये महत्वपूर्ण हो, तो उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं। यहां पर क्या खेला जा रहा है यह महत्वपूर्ण हो और खेला जा रहा है और क्या खेला जा रहा है यह महत्वपूर्ण हो, कौन खेल रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं हो, तब उसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे, है ना। तो इसको हमको पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए, समझ में आ रही है बात, पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए छोटा सा कि वही काम करेंगे ना कि जो अब पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में क्या महत्वपूर्ण हो जाता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी कि क्रिया से प्रभावित होने वाला। तब प्रभावित होने वाला जब महत्वपूर्ण हो जाता है तो उसको फ्रंट सीट पर बैठाएंगे। गाड़ी पर कौन आगे बैठता है, देखते हो ना, बारात जाते हो तो स्कॉर्पियो पे जो उसमें 8-10 5-6 जो लोग रहते हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसको फ्रंट सीट पे बैठा दिया जाता है। रास्ता की दुल्हा की भाई नहीं, कोई आम ये में भी जो सबसे मैं थोड़ा सा इंपोर्टेंट आदमी हो, पैसे वाला हो, रास्ता का जानकार हो, खर्चा वर्चा उसको करना है, ले भैया आगे बैठ, तू आगे बैठा तो जिम्मेवारी संभालेगा ना। तो हाँ, जिसको जिम्मेवारी नहीं संभालना है, थोड़ा सा सो के जाना है, आगे बैठा है तो तुमको सोना भी नहीं है, पेट्रोल वेट्रोल आगे भराते चलो, नाश्ता पानी भी करवाना है कराते चलो, सब जिम्मेवारी। पुलिस से कुछ समझना है तो तुम ही समझोगे, हम तो पीछे भाई थाट से सो के चले, है ना। तो जहां पर उसी को फ्रंट सीट पे बैठाए हैं जिसको इंपोर्टेंट बनाना हो, तो एक्टिव वॉइस में इंपोर्टेंट इन सब्जेक्ट को बनाना था, जो कि करता थे, डूअर थे एक्शन के। लेकिन यहां पर पैसिव वॉइस में इंपोर्टेंट कौन हो जाता है, ऑब्जेक्ट, जिस पर जो प्रभावित एक्शन से होने वाला, एक्टिव वॉइस के एक्शन में से जो प्रभावित होने वाला है वो इंपोर्टेंट हो जाता है। तो इसको अगर हम कर रहे हैं तो ए लेटर इंपोर्टेंट हो जाएगा। तो पहला रूल यही होता है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट बना दिया जाता है। जब पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया जाता है। जैसे थोड़ा सा अगर हम क्रिकेट खेल लें, है ना, तो क्रिकेट खेले तो ये फील्ड तैयार हो गया, मान लो कि ये ग्रीन पार्क, कहां, ग्रीन पार्क लॉर्ड्स में है जी, कानपुर, ईडन गार्डन कोलकाता, चिन्ना स्वामी मुंबई में वानखेड़े। ये सब स्टडी थोड़ा जीके है, इस सबको तो नॉलेज में रखना चाहिए ना। लॉर्ड्स में क्या है जी, लॉर्ड्स का मैदान है ना, उसका कुछ नाम है, लॉर्ड्स का मैदान ही नाम है। तो इस तरीके से कुछ स्टेडियम आता है, यहाँ पे पहचान में आप रखें। तो आप क्रिकेट सब लोग बचपन में खेलते हैं, तुम लोग भी खेलते ही होगे। यहां पर बैट्समैन बैठा दिए हम, यहां पर स्ट्राइकर जो पहला बॉल खेलेगा, एक नॉन स्ट्राइकर बैठा दिए,
और सब ये लो फील्ड सज गई, यहां पे बॉलर खड़ा हो गया, एम्पायर को खड़ा हो गया। ये कभी कभी ये भी आ जाता है कि कितने गज का ये दायरा होता है। ये एग्जाम आया हुआ है फोर्स में, 22 गज। बैट की चौड़ाई कितनी होती है, वेट कितना होना चाहिए, बॉल का वेट कितना होना चाहिए, उसका गोलाई का आकार कितना बड़ा होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि फुटबॉल लेके हम उतर जाएंगे, या हमारा टीम क्या जी मैच तुम्हारे हमारे साथ हुआ 2 टीमों के साथ, और क्रिकेट खेलना है, बॉल हम इधर से कराएंगे, उधर से तुम बैट कराओगे। ऐसा ही अगर नियम रहे तो हम ये चौड़ा बैट लेकर के आ गए और तुम उधर से हती चुकी बॉल लेके आ गए, एकदम एकदम वो शीशा की गोली वाला, कंचा वाला, तुम कितना चौड़ा बैट लेके आओ, हम यूं बॉल पते ने दिखेगा ही नहीं, एक दिए जोर से दिखेगा ही नहीं, जाकर विकेट कवर किया। अब तक विकेट इतना चौड़ा है, बॉल तुम्हारा बाहर निकल गया, तो ऐसे थोड़े होगा, एक नियम होता है ना, तो उस नियम के अनुसार ही चलता है। तो ये यहाँ पर नियम है, यहाँ पे कीपर रहेगा, यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा, स्क्वायर लेग हो जाएगा, ये सब। 11 फील्डर खड़ा हो गया। तो एक्टिव वॉइस से पहला नियम जो पैसिव वॉइस में हम तब्दील करेंगे वो यही होगा कि मान लो यहां पर धोनी खड़ा है, इधर से मलिंगा बॉल कर रहा है, धोनी ने बॉल को मारा, आकर के बॉल यहां पे फील्ड हो गया, है ना। तो 3 गो काम एक साथ होगा। धोनी दौड़ के आएगा यहां पे, और इधर जो नन स्ट्राइकर है वो दौड़ के आएगा यहां पे। ये जो बॉल फील्ड होगी, यही बॉल फील्ड तो B+V3 की होगी, और यही तो तुम्हारा एक्टिव से पैसिव वॉइस है, यही तो 3 गो इंपॉर्टेंट कार्य है। तो पहला काम ध्यान देना, पहला काम यही है कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, रिसीवर ऑफ द एक्शन जो होता है, उसको हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, हाँ मान लो मैं नियम को अगर हम ये लिखना क्रमबद्ध करें तो ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इज चेंज्ड इनटू सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में पहला काम करेंगे कि सब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि एक्टिव वॉइस का जो नन स्ट्राइकर था आकर के यहां पे सब्जेक्ट बन गया, अब ये स्ट्राइकर बन गया। दूसरा काम जो होगा वो यही होगा कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बना दिए, अब जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को प्रायः, हम हमेशा के लिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि और भी प्रीपोजिशन आता है, सिर्फ बाई से पैसिव वॉइस नहीं बन जाएगा, आगे मैं बताऊंगा। कॉम्पिटिटिव लेवल में जब आगे जाओगे, अभी तो एकेडमिक लेवल में हो, कॉम्पिटिटिव लेवल में जब आगे जाओगे तो बाई प्रीपोजिशन तो आता ही है, टू भी आता है, एट भी आता है, विथ भी आएगा, बहुत सारे प्रीपोजिशन आएंगे और क्वेश्चन वहीं से ज्यादातर आएगा। तो पहले सीख जाओ, आप जनरल रूल सीख जाओ, उसके बाद स्पेशल रूल्स पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दूसरा, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को प्रायः बाई प्लस ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है ना। फिर तीसरा रूल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बताए थे ना, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर B+V3 मेक्स ए स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, है ना। यानी कि B+V3 यही पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, यही पैसिव वॉइस का मूल स्ट्रक्चर होता है, बनाता है। अब B+V3 का इस्तेमाल कैसे करोगे भैया, आएगा सवाल। तो चौथा रूल अगर हम कहें तो ये होगा कि एक्टिव वॉइस का जो मेन वर्ब है, ध्यान देना B+V3 का प्रयोग कैसे होगा, एक्टिव वॉइस का जो मेन वर्ब है उसके रूप के अकॉर्डिंग ही हम बी वर्ब के रूप को चुनेंगे।
तो एक्टिव वॉइस का ये जो वर्ब है किस रूप में है बउआ, मान लो V5 है ना, यहां तो V5 है ना। थोड़ा सा यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 और V5 दोनों वर्ब का प्रयोग होता है ना। तो आप उस अवस्था में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप उस वर्ब का चुनाव करेंगे, वहां पे थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। तो यहां पर देखें इस एक्टिव स्ट्रक्चर में ये कौन सा रूप है, V4 है ना। तो एक्टिव वॉइस का जो मेन वर्ब का जो रूप है उसके अकॉर्डिंग ही हम बी वर्ब चुनते हैं। तो ये राइट्स V5 है, तो V5 हमको यहां से क्या मिलेगा, इज मिलेगा, है ना। या तो यहां इज रहेगा, या फिर जो सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट जो बनेगा पैसिव वॉइस में उसके अनुसार V1 भी ले सकते हैं, उसके अनुसार लेंगे। यहां पर आपको सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। एक ही बात है, V1 रहे या V5 रहे, वो दोनों का प्रयोग होता है इंडेफिनिट टेंस में। तो यहां पे जो रूल बना है वो यही बना कि एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब के अकॉर्डिंग, एक्टिव वॉइस के, सॉरी, एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब के अकॉर्डिंग बी वर्ब का चुनाव होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, हाँ, पांचवा बात ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो ये सब सब्सिडरी रूल तो बस एगो यही है, ये मेन रूल तो यही है B+B3। अब ये सब यहां पे दाहिने बाएं का चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है ना। पांचवा रूल ये हो जाएगा कि यदि एक्टिव, अब समस्या आ जाएगी ना, मेन वर्ब के रूप के हिसाब से तो मान लो प्लेइंग के हिसाब से अपने यहां से चुन लेंगे आप बीइंग। अब इज को क्या करेंगे, छोड़ दोगे। यदि पहले से एक्टिव वॉइस सेंटेंस में यदि पहले से कोई एक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है तो उसको हमको हटा देने का औकात नहीं है, बल्कि उसका उचित समायोजन, क्योंकि जो पहले से वर्ब मान लो दिया हुआ है राम के साथ इज, और यहां पे अगर रहता क्रिकेट, क्रिकेट के साथ भी इज चल जाएगा, लेकिन यहां पर यू रहता, तो यू के साथ तो इज नहीं चलेगा ना। तो यदि पहले से एक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है तो उसको हम हटा नहीं सकते, बल्कि उसका उचित समायोजन करके, यानी कि उसके रूप में थोड़ा सा नया सब्जेक्ट के हिसाब से उसके रूप में थोड़ा सा परिवर्तन करके उसको हमको रखना ही पड़ेगा, है ना। तो उसको हम रख देंगे। एक्सिलरी वर्ब अगर है पहले से तो उसको हमको रख देना पड़ेगा। और फिर छठा रूल ये होता है कि जो बी वर्ब का सीक्वल है, सीक्वेंस में, जैसे बी वर्ब का जो ओरिजिनल बी का ये है फॉर्म है, उसको देखें, बिन, बीइंग और बी, है ना जी, तीन गो बी का ओरिजिनल रूप बी, बिन और बीइंग है। इसका सीक्वल कभी भी पैसिव वॉइस में इस्तेमाल नहीं होगा, यानी कि इन तीनों में से एक बार में कोई एक के गो रह सकता है, या तो बी रह सकता है, या तो बिन रह सकता है, या बीइंग रह सकता है। ये नहीं होगा कि बी भी रहेगा, बिन भी रहेगा, बीइंग भी रहेगा, यानी कोई दो भी नहीं रह सकता है ना। और इस तरीके से मात्र इतनी बात को आप ध्यान में रख करके किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस आप तब्दील कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, है ना, नियमबद्ध इसको कर लेना, थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस कर लेना बुआ, लिख लेना, थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस अब कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। वाह क्या बात है, ऐसा तो स्टूडेंट चाहिए। सारे लोग दुनिया के जितने टीचर हैं ऐसे स्टूडेंट को खोजते हैं कि स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसको मोबाइल की जरूरत नहीं है, एक बार बोर्ड को आंखों से देख लिया तो बस उसके स्क्रीनशॉट उसके आंखों में उतर गया। वेरी गुड। चलो बाबू, अगर हम थोड़ा सा यहां पे प्रैक्टिस कर ले बड़ा उचित होगा, है ना।
जैसे अब देखो, तुम बनाओगे, मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना चीज तो ध्यान में है ना। फिर एक बार मैं दोहरा दूं कि B प्लस V3 ही पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। ये तो गांठ बांध करके जेब में रख लो, है ना। पहली बात और उसका रूप तुम्हें ख्याल है। पहली बात कि एक्टिव वॉइस का जो रिसीवर है, क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस में हमें रिसीवर को ही प्रधान बनाना है। एक्टिव वॉइस का लिखने की मुझे जरूरत ही इसीलिए पड़ी है कि कर्ता को इंपॉर्टेंस नहीं देना है, बल्कि रिसीवर और एक्शन को देना है। नहीं तो हम काहे को लिखते पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस में सेंटेंस को आखिर हम लिखे क्यों? हमको कर्ता को प्रधान नहीं बनाना है, हमको जो कार्य हुआ और जो उसके रिसीवर हैं उसको हमको प्रधान बनाना है। तो जिसको प्रधान बनाना है उसको फ्रंट सीट पे बैठा देंगे, यानी एक्टिव वॉइस के रिसीवर को हम पहले लिख लेंगे, है ना। उसके बाद दूसरा काम करेंगे कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, यदि जरूरी हो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देने की, गड़िया के पीछे बैठाओगे, अगर जरूरी हो उसको बारात पे ले जाने की तो गाड़ी के पीछे बैठा दो, सबसे पीछे वाला सीट पे। और यदि जरूरी नहीं हो, एकदम कॉमन चीज हो, एकदम सो नॉन चीज हो, तब उसको गाड़ी पर से उतार दो। तुमको जाने की बारात जरूरत नहीं है, चलो घर ही रहो। बात समझ गए? तब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, यदि जरूरी हो तो उसको पैसिव वॉइस के गाड़ी पर बैठाओ, और नहीं जरूरी है तो गाड़ी पर से उतार दो। उस कंडीशन पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा वो कंडीशन है जहां पर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को गाड़ी पर से उतार दिया जाता है, जरूरत नहीं होता है, और कौन कौन से परिस्थिति में इसको थोड़ा सा रख लीजिए, एकदम पीछे वाला सीट पे चलो एक कोना में बैठा दीजिए। दूसरा का नियम यही है कि एक्टिव वॉइस के जो सब्जेक्ट हैं उसको बाई प्लस ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, यानी कि कोना में गाड़ी पर। तीसरा रूल B प्लस V3 ही पैसिव वॉइस का मूल स्ट्रक्चर है। इसके यही पकड़ करके तुम समझ जाओगे कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर इसी से समझा जाता है। ठीक है। चौथा रूल, एक्टिव वॉइस के मेन जो वर्ब है, मेन वर्ब है ना, उसी के जिस रूप में मेन वर्ब है उसी हिसाब से बी वर्ब के रूप को हम चुनेंगे, क्योंकि हमने नियम दिया है ना कि इस बी वर्ब का प्रयोग होना है ना, तो बी वर्ब इसी में से, उसके मेन वर्ब के अकॉर्डिंग ही बी वर्ब इसमें से हम चुन लेंगे, है ना। उसके बाद V3 जो वर्ब वो दिया हुआ है मेन एक्टिव वॉइस में, उसी के अनुसार मेन वर्ब चुनेंगे बी वर्ब में से, है ना। उसको उसके बाद V3 में कन्वर्ट कर देंगे, चाहे जहां वो रहे, V1 में रहे, V2 में रहे, जहां रहे V3 में उसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। और फिर पांचवा नियम कि यदि पहले से कोई एक्सिलरी वर्ब वाक्य में है ना, तो उसको हम हटा नहीं सकते हैं, बल्कि उसका उचित समायोजन, मतलब कि उचित समायोजन कहने का मतलब है कि नया जो सब्जेक्ट बना है पैसिव वॉइस में, उसके हिसाब से उसको समायोजित करके लिख लेंगे, है ना, हटा नहीं सकते। और छठा रूल यही है कि बी बिन बीइंग का सीक्वल हम इस्तेमाल नहीं कर सकते पैसिव वॉइस, कोई एक गो रहेगा उसमें से। ठीक है। अब अगर हम लोग शुरू करें थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन में आ जाएं, तो सिंपल सेंटेंस हम लिखते हैं, एकदम शुरू करते हैं शुरू से। राम प्लेज क्रिकेट, है ना। अब देखो यहां पे एक्टिव वॉइस है ना, पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि कौन से वॉइस में है, एक्टिव वॉइस है ना, क्योंकि आपको दिख रहा है कि सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। इसको अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना देखें तो आपके पास क्या मिलता है, यहां पर इंपॉर्टेंट है कि राम क्रिकेट खेलता है, ये तुमको दर्शाना जरूरी था, तुमने सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में लिखा। राम को जरूरी था दर्शाना, कौन खेलता है भाई, तो राम खेलता है, तब हमने एक्टिव वॉइस में लिखा। अब मेरे नजर में राम जरूरी नहीं है, पैसिव वॉइस में लिखने की जरूरत कब आएगी तुम्हें, तभी ना कि जब राम जरूरी तुम्हारे नजर में नहीं हो, जबकि ये जरूरी हो कि क्रिकेट खेला जाता है ना,
क्या खेला जाता है? खेला जाता, एक होता है एक्शन जरूरी हो और वो उसका रिसीवर क्या हो, क्या खेला जाता है? तो क्रिकेट खेला जाता है ना? हाँ, कौन खेलता है ये इंपॉर्टेंट नहीं हो, तो हम बुआ जो इंपॉर्टेंट है पैसिव वॉइस में उसको पहले लिखेंगे, हैं? तो क्या करेंगे, क्रिकेट को ले आ देंगे फ्रंट सीट पे, है ना? क्रिकेट। अब यहां पर है बुआ प्लेज। प्लेज क्या है? V5। V5 में बी वर्ब क्या मिलता है? समायोजन भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि राम के लिए भी इज में ये सही था, और नया क्रिकेट जो नया सब्जेक्ट बना है इसके लिए भी इज बिल्कुल सही है। तो क्रिकेट इज मिल गया ना इस प्लेस से। अच्छा, अब उसके बाद बी वर्ब तो मिल गया, अब हमने कहा था कि V3 बना देना है, तो इसी जो वर्ब है पहले उससे चुन लिए बी वर्ब और उसको V3 बना दीजिए, तो क्रिकेट इज प्लेड, और आपका पैसिव वॉइस बन गया। अब बुआ बताए हैं, वही तो बात हम कर रहे हैं कि अब यदि थोड़ा सा जरूरत हो, उसकी जरूरत अभी नहीं आएगी, नहीं है, वो रहेगा तब ना, वो उसकी अब रूल्स तो मान लीजिए कि हम बहुतेरे सेंटेंस के बारे में बता दिए, लेकिन वो टाइप का वो सेंटेंस है नहीं, इसलिए उसकी जरूरत अभी आई नहीं। तो यहां पे अब अगर जरूरत है थोड़ा सा कि इसको बारात ले जाना है, तो पीछे कोना में बैठा दो, और नहीं जरूरत है तो इसको गाड़ी पर से उतार दो, है ना? तो अगर बैठाना है, चलो ले लेते हैं, एक एल से दो केल भर, है ना? तो संख्या थोड़ा सा दिखा देनी है, तो क्रिकेट इज प्लेड बाई, बन गया। और देख लो, सी चीट्स मी। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा देखो, वह मुझे धोखा देती है ना? सेंटेंस कहां है बुआ? है ना? ये सब्जेक्ट हो गया सी, एक उधर नाउन था तो इधर प्रोनाउन ले लिए, और फिर एक्शन क्या हो रहा है? धोखा देने का काम हो रहा है। कौन रिसीवर, कौन है एक्शन का? मी, है ना? ऑब्जेक्टिव केस में मी होगा। तो इसको अगर हम चेंज करें तो बउआ यहां पे जब पैसिव वॉइस आप बनाएंगे तो कौन धोखा दे रहा है ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, धोखा कौन खा रहा है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना। धोखा और धोखा खाने वाला ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो धोखा खाने वाला को फ्रंट सीट पे बैठाओगे, तो फ्रंट सीट पे बैठा दिए। मी को जब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में है, सब्जेक्ट के जगह पे लाओगे तो सब्जेक्टिव केस में बनाना पड़ेगा, चार्ट बताए हैं। तो ये मी आई बन जाएगा, आई, है ना? अच्छा, अब बउआ यहां पे चिट्स, यही समायोजन समझाने के लिए हमने किया हुआ है कि एक्जुलरी सॉरी जो बी वर्ब में आप थोड़ा सा समायोजन कैसे सीखेंगे। तो आई यहां पे चिट्स, सी के अनुसार चिट्स है, V5 मिला हुआ है, तब V5 के अनुसार बी वर्ब मिलता है इज। तब एक बात बताओ कि नया जो सब्जेक्ट बना है पैसिव वॉइस में, आई के साथ इज चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो यहां पर थोड़ा सा आपको समायोजन सीखना होगा कि आई के साथ इज नहीं चलेगा, आई के साथ एम चलता है। तो क्या फर्क पड़ता है? V5 है ये और V1 है। अब प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दोनों प्रयोग होता है, V1 या V5, है ना? तो यहां पर थोड़ा सा आपको समायोजन ये सीखना पड़ेगा। तो आई इज के जगह पे आई एम का आप प्रयोग ले लेंगे, आई एम, और उसके बाद इस वर्ब को V3 में बदल दोगे, यही था ना बी प्लस V3। तो इसी के अनुसार बी वर्ब हम लिए और उसको V3 में लगले बदल देते हैं। तो आई एम चीटेड, चीटेड तो हो गया। यही जो एम चीटेड है और यहां पे इज प्लेड है, यही जो है वो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, मूल स्ट्रक्चर, ये पूरा सेंटेंस में, ऊपर का सेंटेंस मान लो लिखा हुआ है। और तुमसे अगर कोई कहे कि कैसे कह सकते हो, है ना, कैसे कह सकते हो कि इस किस टेंस में है, ये वाला तो आप तुम पकड़ लेते हो, बहुत बार बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पकड़ लेते हो कि हाँ सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, क्योंकि तुमने पढ़ा हुआ है, मूल स्ट्रक्चर तुमने पढ़ा हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है। लेकिन उस सेंटेंस के बारे में अगर कोई कह दे तुम्हें, मैं कहूं कि वो बताओ तो कौन से टेंस में है, कौन से पैटर्न पर है, टेंस सॉरी किस पैटर्न पर है,
हाउ कैन यू से, कैसे बोलोगे, कैसे बताओगे? तो तुम्हारे पास जैसे यहां पर एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वैसे ही ये स्ट्रक्चर तुम्हारे पास है कि बी प्लस भी थ्री बराबर पैसिव स्ट्रक्चर। यानी कि जब भी बी वर्ब है ना जी, इज बी वर्ब देख रहे हो ना, इतना ही ना बी वर्ब होता है। तो बी वर्ब के साथ यदि भी थ्री है तो वो पैसिव स्ट्रक्चर है, दूसरा पैटर्न ये हो ही नहीं सकता है, ये टेंस का एक्टिव वॉइस का पैटर्न हो ही नहीं सकता है, ये पैसिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस पैसिव स्ट्रक्चर को तुम याद रखोगे। यही चीज यहां पे हुआ, आई एम चीटेड, तो एम बी वर्ब है ना, एम बी वर्ब और एम के बाद ये चीटेड भी थ्री, तो यही तो पैसिव स्ट्रक्चर में, इतना ही से तो तुम एग्जाम में सेंटेंस को पकड़ोगे, इतना ही की जरूरत होता है। उसके बाद बाई ओई की जरूरत हो तो बाद में आता है। अगर सी को रखना है, बहुत धोखा ज्यादा कम दी है, काम चले भर, तो उसको पीछे बैठा लो, और ढेरे धोखा दी है तो उसको गाड़ी पर से उतारो उधर बाहर, है ना। तो सी चीट्स मी, आई एम चीटेड, हाँ चलो इसको रखो, याद रहेगा कि हाँ ये धोखा दी है भाई। सी इधर आएगा ऑब्जेक्टिव केस में तो हर हो जाएगा। बात समझ गया बउआ, आ रही है बात समझ में? चल एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, है ना, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, कहां है सेंटेंस? तुम फटाक से पकड़ लेते हो कि इज एम आर प्लस भी फोर बराबर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, टेंस पैटर्न पर है, एक्टिव वॉइस में है, पकड़ लेते हो ना। तो इसको आराम से पकड़ लिया कि एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव वॉइस, ये भी पकड़ना जरूरी है। जब इस पर कमांड आपका नहीं होगा तो फिर वॉइस कैसे चेंज करोगे, कहां है इसकी जानकारी चाहिए। तो यहां से अगर हम करें तो अब बताओ कि खेल कौन रहा है, मैं, क्या खेला जा रहा है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो यहां पर ऑब्जेक्ट कौन है, क्रिकेट, है ना। तो जब अब इसको यहां पर जब पैसिव में ले जाएंगे तो कौन खेल रहा है इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा ना, क्या खेला जा रहा है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। तो फ्रंट सीट पर बैठाएंगे इसको, तो क्रिकेट को लेकर आ जाएंगे, क्रिकेट। अब यहां पर है बउआ, हमने अब यहां पे रूल देखो कि पांचवा रूल, एक्टिव एक्सिलरी वर्ब अगर है तो उसको हम हटा नहीं सकते, उचित समायोजन कर सकते हैं। तो यहां पर एक्सिलरी वर्ब पहले से एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, एम, हटा नहीं सकते, समायोजन कर सकते हैं। तो एक बात बताओ, आई के साथ तो एम उचित था, है ना, लेकिन नया जो सब्जेक्ट बना एक्टिव वॉइस में क्रिकेट, तो क्रिकेट के साथ है एम चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो क्रिकेट के साथ है इज लगता है ना। तो इस एम को देखे, पिछले सेंटेंस में इज के जगह पर एम हम कर दिए थे ना, तो यहां पर एम के जगह पे इज नहीं कर सकते क्या, एक के ग्रुप है ना, है एक के ग्रुप है ना, दोनों के नाड़ी में एक ही तरीके का ब्लड दौड़ता है, तो एक ही ग्रुप है, केल कर लिए, तो हम क्रिकेट के साथ इज बना लिए, क्रिकेट इज। अब यहां पे बी प्लस भी थ्री अब आपको इस्तेमाल करना है, तो इस भी फोर के हिसाब से ही ना बी वर्ब चुनना पड़ेगा। तो ये भी फोर है ना, तो बी फोर के हिसाब से चुनो, तो मिला, मिला ना। तो क्रिकेट इज बीइंग, और उसके बाद उसको बना दो भी थ्री, कर दोगे ना, प्लेड, बन गया। यही है आपका पैसिव का स्वरूप, बीइंग प्लेड, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। बस अगर आपसे कोई कहे कि पैसिव किसमें कहां है, तो बस यही है। अगर रखना है मुझे गाड़ी पर तो रखो, अन्यथा क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी, है ना, बात समझ गए। तो और अगर देखना है इसमें तो देखो, और एक एग्जांपल देख लो, उसके बाद कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा। तो सी हैज, है ना, taught me,
वह मुझे हमेशा धोखा देगी सी, कब वो पढ़ाई वो करेगी ना, तो वह मुझे पढ़ा चुकी है ना। तो अब चलो देखते हैं, अब पढ़ाना भी कई अर्थ में होता है, नहीं समझे। हाँ, एगो तो होता है कि हाँ ABCD पढ़ाई है, एगो होता है कि हमको ढेर मत पढ़ाओ, तुम जिस स्कूल में पढ़ती हो ना उसके हेडमास्टर रह चुके हैं, वो भी एक पढ़ाना होता है। तो बुआ सी हैज टॉट मी, है ना। तो यहां पर देखो, यहां पे अब देखो, यहां पे पढ़ाने वाली यहां पर सी थी, है ना। इंपॉर्टेंट था कि कौन पढ़ा रहा है, तो सी ने पढ़ाया है ना। तो दर्शाना तुम्हें एक्टिव वॉइस में जरूरी था, दर्शा दिया। यहां पर अब कौन पढ़ाया है ये जरूरी नहीं है, बल्कि ये जरूरी है कि पढ़ा कौन है ना। तो अब जब जरूरी जो चीज है उसको फ्रंट सीट पे बैठाओगे, तो फ्रंट सीट पे मी को बैठाए तो मी आई बन जाएगा, सब्जेक्ट के जगह पे आएगा ना, तो सब्जेक्ट के जगह पे सब्जेक्टिव केस आई होता है ना। तो आई बन गया। अच्छा, दूसरा बात अब क्या करना है बुआ, एक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है उसको हम हटा सकते नहीं हैं। तो अब एक बात बताओ, सी के साथ तो हैज सही था, लेकिन आई के साथ हैज चलेगा क्या, आई के साथ तो हैज चलेगा नहीं, तो आई के साथ हैव चलता है ना। तो इसी उसी दोनों एक ग्रुप का है, तो आई के साथ है हम हैव ले लिए, आई हैव। अब हमको B+V3 इस्तेमाल करना है, तो इसके अनुसार ये कौन सा टेंस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है हैज हैव प्लस V3, यानी कि ऑलरेडी ये V3 रूप में है डॉट, है ना। तब V3 के अनुसार बी वर्ब हम चुने तो क्या मिलता है ना, बिन, है ना। तो आई हैव यहां पे जोड़ना पड़ेगा आई हैव बिन, और उसके बाद V3 तो है ही, तो V3 को जस्ट के तस लिख देंगे, आई हैव बिन टॉट। और अब कौन पढ़ाया, रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो आपका तो पैसिव स्ट्रक्चर बन गया है ना, टॉट बाई हर। इस तरीके से अब आप लोग आज कुछ सेंटेंस को अपने से बना करके प्रैक्टिस करने का प्रयास करोगे। अगला मॉडल पर आधारित बहुत तरीके के सेंटेंस को कल मैं प्रैक्टिस कराऊंगा अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।